नमस्कार। तो आज फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ CDC2 काइनेज विच कैन बी परफॉर्म बाय द डीफॉस्फोराइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से CDC2 काइनेज किसी एक सेल साइकिल के अंदर रेगुलेट होगा, जिसमें कि रेगुलेशन या तो फॉस्फोराइलेशन के द्वारा होता है या फिर डीफॉस्फोराइलेशन के द्वारा होता है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हमें जाननी होंगी। तो जब भी हमारे पास कोई भी एक सेल जो माइटोसिस में जाना चाहती है, तो उसके अंदर द लेवल ऑफ माइटोटिक साइक्लिन राइज करता है, और जो कि आपका एस से लेकर आपका और G2 फेज में भी आपका ये राइज करने वाला है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि द माइटोटिक लेवल ऑफ साइक्लिन्स विल राइज, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। मैं साथ के साथ आपको यहाँ डायग्राम भी आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक CDC2 काइनेज है जो कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये माइटोटिक साइक्लिन्स के साथ जाके अपना एक बॉन्ड बनाएगा जो कि साइक्लिन CDA कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं CDC2 काइनेज साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ आपका पोजीशंस दिखाई हुई हैं। ये पोजीशंस हैं आपका कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड की, जिसमें कि पहला अमीनो एसिड है आपका थ्रेओनीन 161 और जो सेकंड है आपका वो है आपका टायरोसिन 15। तो ये दो आपका इस स्पेसिफिक पोजीशंस है फॉर द फॉस्फोराइलेशन। तो अभी हम आगे बात करते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो जैसे ही हमारे पास में माइटोटिक साइक्लिन्स का लेवल राइज करेगा एस में और G2 फेज में, तो माइटोटिक साइक्लिन्स बाइंड करने वाले हैं CDK के साथ, जिसकी वजह से आपका साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। और जैसे हम आपका लेट G2 में तो जैसे हम जाने वाले, तो इनकी वजह से साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स जो होगा वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट होने के बाद ही आपका माइटोसिस आपका ट्रिगर होने वाला है। अब यहाँ पर आपका माइटोसिस को रेगुलेट या आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में कुछ रेगुलेटरी एंजाइम्स होंगे। तो बेसिकली हमारे पास में 3 अलग अलग रेगुलेटरी एंजाइम्स हो सकते हैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें से कि हमारे पास 2 तो काइनेजेस होंगे और एक फॉस्फेटेज होगा। तो जो 2 काइनेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वो आपका एक काइनेज कौन सा वाला होगा, 2 काइनेज कौन से वाले होंगे। तो 2 काइनेजेस जो होंगे, सबसे पहला जो काइनेज है इसका नाम है CAK, इसका फुल फॉर्म है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, जो कि आपका फॉस्फोराइलेट करता है एक स्पेसिफिक थ्रेओनीन रेजिड्यू को, जो कि आपका 161 थ्रेओनीन ऑफ CDC। तो इस CDC के 161 पोजीशन पर जहाँ पर आपका थ्रेओनीन रहेगा उसको जाके ये फॉस्फोरेट करेगा। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारे पास में एक और भी एंजाइम है जो कि अगेन V1 एक काइनेज है। ये भी आपका एक V1 काइनेज ही रहेगा, जैसा भी आपका CAK काइनेज था उसी तरह से आपका एक और हमारे पास V1 काइनेज रहने वाला है। तो ये एंजाइम जाके अगेन ये फॉस्फोरेट करेगा एक की टायरोसिन रेजिड्यू को, जो कि आपका टायरोसिन 15 ऑफ CDC2। जैसे ही यहाँ पे आपका फॉस्फोराइलेशन जब हो चुका होगा, इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास CDC2 काइनेज है जो कि अभी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। इसके ऊपर हमारे पास कुछ साइक्लिन्स की बाइंडिंग हुई, जैसा आप देख सकते हो। तो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बन गया जो कि अभी भी इनएक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करने के लिए कुछ 2 एंजाइम्स हैं। तो पहला जो एंजाइम रहेगा वो है आपका CAK। तो CAK जो एंजाइम होता है वो आपका 161 पोजीशन पर फॉस्फोराइलेशन करता है, जहाँ पर आपको थ्रेओनीन मिलेगा CDC2 काइनेज के ऊपर। उसी तरह से हमारे पास में एक और भी एंजाइम है जिसका नाम आपका V1 काइनेज। तो V1 काइनेज ये भी जाके आपका फॉस्फोराइलेशन करेगा, लेकिन ये आपका एंजाइम फॉस्फोराइलेशन करेगा आपका टायरोसिन 15th पोजीशन पर। तो इस तरह से आप देख सकते हो 2 फॉस्फोराइलेशन हमारे पास हो चुके हैं। 2 फॉस्फोराइलेशन होने के बाद भी अभी हम देख सकते हैं ये CDC2 अभी भी हमारा ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर एंजाइम आपका एक्टिवेट हो, तो इसके लिए हमारे पास में एक और एंजाइम होगा जो कि आपका CDC25, जो कि एक फॉस्फेटेज एंजाइम है। आप देख सकते हो हमारे पास में एक और एंजाइम है जो कि है आपका CDC25। तो आप ये CDC25, तो CDC25 एंजाइम जाके जो इनहिबिटरी फॉस्फेट है जो कि एक्चुअली प्रेजेंट है आपका टायरोसिन 15 के ऊपर, उसको जाके ये रिमूव करने वाला है। तो देख सकते हैं जैसे ही आपको ये रिमूव करेगा तो क्या होने वाला है।
जैसे हम यहाँ देखते हैं कि आपका CDC25 ने इसके ऊपर जो टायरोसिन के ऊपर जो 15 पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट था, इन्होंने इसको जाकर रिमूव कर दिया। अच्छा, ये जो चीज़ होती होगी वो कहाँ होती होगी? ये होती होगी आपका ड्यूरिंग द माइटोसिस प्रोसेस। तो माइटोसिस प्रोसेस के पास आने के पास बाद में ये CDC2 काइनेज अपने साइक्लिंग के साथ में जाके हो जाता है, एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाता है। जैसे ही आपका CDC2 काइनेज साइक्लिंग के साथ एक्टिवेटेड स्टेज में आ जाएगा, तो तब जाके आपका ये पर्टिकुलर सेल को डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जब तक आपका सेल के अंदर ये CDC2 काइनेज साइक्लिन के साथ में एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक ये आपका डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि सेल के अंदर डिवीज़न हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास में थ्रेओनीन 161 पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो और टायरोसिन 15 के ऊपर कोई भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट ना हो। तो अगर हम चाहते हैं कि आपका CDC2 काइनेज आपका एक्टिवेटेड हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास थ्रेओनीन 161 पोजीशन पर फॉस्फोराइलेशन हो और सेकंड पोजीशन पर यानी कि टायरोसिन 15 पोजीशन पर कोई भी फॉस्फोराइलेशन नहीं होना चाहिए। तब जाके ये अपना एक्टिवेट होगा और तब जाके ये सेल को डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट्स इट। थैंक यू।